नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी माता बिश्ना देवी के साथ पौधारोपण किया। उनके पुत्र दिवाकर धामी ने भी इस अवसर पर पौधा लगाया। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और लोगों को अपनी मां के सम्मान में पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। सीएम धामी ने कहा कि मां जीवन की पहली गुरु होती है और प्रकृति जीवन देती है, इसलिए दोनों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपनी माताओं के नाम एक पौधा जरूर लगाएं और उनका संरक्षण भी करें। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को और दूसरे चरण का 28 जुलाई को होगा। मतगणना 31 जुलाई को एक साथ होगी। 2 जुलाई से 5 जुलाई 2025 तक सुबह 8 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। लालकुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे कमीशनखोरी के खेल के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। यहां नगर कांग्रेस कमेटी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर्स एवं टेक्नीशियन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक ज्ञापन रजिस्टर कानूनगो पंकज कुडाई को सौंपा। वहीं दिए गए ज्ञापन में दोषी डॉक्टरों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हम पिछली बार भी हमने पिछले महीने हमने ज्ञापन दिया था कि भी अस्पताल में व्यापक अनियमितता है। गरीब बेचारे जो आदमी हैं, क्योंकि अस्पताल में सरकारी अस्पताल में गरीब आदमी ही आता है और वो वहाँ निःशुल्क इलाज की व्यवस्था पूरी है, मगर जांच की व्यवस्था बाहर से लिखते हैं और उनको दवाइयाँ भी बाहर से लिखने को मजबूर किया जाता है उनको देने को। तो हमारा उनसे अनुरोध है शासन प्रशासन से कि अविलंब इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। तो मिलीभगत तो है, तो इसीलिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए तो हमने ज्ञापन दिया आज यहाँ पर कि मिलीभगत है, गरीब लोगों को जबरदस्ती बाहर उनका जेब में डाला जा रहा है। तहसीलदार महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन आज कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि लालकुआ नगर में जो सरकारी अस्पताल है, इसमें यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सकों और जो है लैब टेक्नीशियन, इनके द्वारा जो है सारी जांचों को, जो भी जांच यहाँ पर निःशुल्क होती हैं, वो जांचें बाहर की लैबों में भेजा जा रहा है। और ऐसा सुनने में आया है कि जो यहाँ लैब टेक्नीशियन हैं, उन्होंने अपने प्राइवेट जो है लैब बाहर खोल रखे हैं और वो पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि आप अविलंब इन दोनों का यहाँ पर से ट्रांसफर करें। पहले तो सारे स्टाफ का ही ट्रांसफर यहाँ पर से हो जाना चाहिए जिन्होंने यहाँ पर अनियमितता फैला रखी है। पहले मैं आपको, आपके जितने पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो गौरव भाई हों, चाहे जाफर भाई हों, साहू भाई हों, सभी को बधाई के पात्र हैं। आपने गरीबों की आवाज को एक उचित मंच पर उठाने की, उसका निराकरण करने के लिए संघर्ष करने का एक जज्बा जो आपने उठाया है, इसलिए हम आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। ये बढ़ता भ्रष्टाचार आज का कोई नया नहीं है, बहुत पुराना भ्रष्टाचार चल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से दबे जवान से यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस बात को सत्ता पक्ष के लोग भी कबूल करते हैं कि यहाँ बढ़ता भ्रष्टाचार है, इसका निराकरण होना चाहिए। जबकि पास के ही हल्लू चौड़ हो, मोटा हल्लू, वहाँ आराम से चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। जैसे यहाँ बताया जाता है कि यहाँ कुत्ते काटे हुए के जो इंजेक्शन है वो केवल सोमवार के दिन लगते हैं, जबकि हल्लू चौड़ में और मोटा हल्लू में प्रत्येक दिन लगते हैं। ऐसी कई जांचें हैं जो सरकार द्वारा फ्री की गई हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की बेड़ा चढ़े हुए यहाँ के लोग आपस में उन्होंने बाहर लैब खोल किया और उसी लैब में देते हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी एम्स ऋषिकेश पहुंचे और रुद्रप्रयाग बस दुर्घटना में घायल यात्रियों का हालचाल जाना। इसी के साथ उन्होंने डॉक्टरों को घायलों के त्वरित और उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ है। घायल यात्रियों को एयर एम्बुलेंस से एम्स लाया गया था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश एम्स पहुंचे हैं, जहां पर बस में घायल लोगों से उनका हालचाल जाना है। साथ ही जो डॉक्टर हैं उन्हें भी उचित इलाज के निर्देश यहां पर सीएम धामी देते हुए दिखाई दिए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, डॉक्टरों से भी चर्चा की गई है। इससे पहले जो तस्वीर आपको दिखाई थी, मरीजों का हालचाल जाना था और डॉक्टरों को यहां पर सभी घायलों के उचित इलाज के निर्देश देते सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड को दो बड़ी परियोजनाओं जमरानी बहुउद्देशीय बांध और सौंग पेयजल बांध का कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनकी प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तय समय से पहले काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ जमरानी परियोजना को दिसंबर 2028 और सौंग बांध को मार्च 2030 से पहले पूरा कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करना अब धामी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते इस मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान बैठक में सीएम धामी ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाने की समीक्षा भी की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पहले ही सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हटाए जाने की कार्य योजना बनाए जाने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। हल्द्वानी पुलिस ने 23 जून को हुए गोलीकांड की सनसनीखेज घटना का खुलासा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर एसपी सिटी प्रकाश चंद के नेतृत्व में गठित टीम की गई और मुख्य आरोपी रोहित मंडवाला समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके तहत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले और सर्विलांस सेल की मदद से अभियुक्तों की पहचान की गई। फिलहाल सभी आरोपियों को बेलबाला मंदिर के जंगल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी रोहित मंडवाला के पास से एक अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। साथ ही एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। संदीप का अपराधी की शाम को एक गोली चलने की सूचना पर पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल पहुंचकर पहले तो घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया था, जिसमें एक व्यक्ति के कमर में गोली लगी थी। उसके बाद पुलिस द्वारा इस पर तफ्तीश शुरू की गई और एफआईआर मिलने पर हमने उसमें टीमें गठित की, 3 टीमें, जिसमें कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, एक एसओजी इंचार्ज के नेतृत्व में, एक हमारे एसएसआई रोहिता सागर और चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में 3 टीमें बनी थी, जिसमें कि पुलिस द्वारा इनको चिन्हित किया गया। इसमें रोहित मंडोला मुख्य अभियुक्त है और इसके साथ 6 अन्य लोगों को आज गिरफ्तार किया है। रोहित मंडोला के कब्जे से एक देसी पिस्टल बरामद हुई है, एक मैगजीन और एक जिंदा कारतूस मिला है। तो वहीं सहसपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल केदारावाला गांव में खेत की डोल को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और मारपीट की घटना में बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
देहरादून में मानसून दस्तक दे चुका है, जिसके साथ ही राज्य के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते राज्य में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। क्योंकि हर साल बरसात के मौसम में हालात बद से बदतर हो जाते हैं, तो वहीं राजधानी में जगह जगह जलभराव और टूटी सड़कों पर गंदगी जमा होने से कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने निगम चुनावों में अपने घोषणा पत्र में शहर की बेहतरी के लिए कई दावे किए थे। देखिए, ये नगर निगम जब चुनाव हो रहे थे, आप सबको भी याद होगा कि इनके जो घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि 1 महीने के अंदर कूड़े का जो निस्तारण है वो सही से किया जाएगा। ये जो नालियां चौक होती हैं जहां पे पानी रुकता है और सीवेज की व्यवस्था दुरुस्त करने का जो है कार्य किया जाएगा। आज 4 महीने से भी ज्यादा का जो है समय बीत चुका है, लेकिन कूड़े का निस्तारण भी बिल्कुल जो है जस का तस पड़ा हुआ है। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में जहां पर एक दिन भी कूड़ा रखना मुश्किल होता है, वहां पर लोगों के घरों में 12-12 दिन के बाद जो है कूड़े की गाड़ियां पहुंच रही है। ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है और ये दर्शाता है कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। वर्षा काल अब शुरू हो चुका है, इसी को लेकर के नगर निगम ने पहले से ही जनवरी माह से ही हम लोगों ने नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया था और लगभग 46 नाला और जितने भी हमारे प्रमुख नदी और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सभी को कवर करते हुए उनमें से 24 से 25 हजार मेट्रिक टन वेस्ट निकाला गया है नगर निगम के द्वारा। इसके अलावा जितनी भी हमारी क्यूआरटी टीम्स बनाई गई हैं क्षेत्रवार, उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। यदि कहीं भी जल भराव की शिकायत प्राप्त होती है तो त्वरित कार्रवाई उसमें की जाए। वाटर पंप्स का ट्रायल हम लोगों ने कर लिया है, मैकेनिक्स डिप्लॉय कर दिए हैं 24/7 और इसके साथ साथ कार्य योजनाएं भी टेकअप की गई हैं, जहां पर नालियों में कुछ विकास कार्य भी होने थे। चलिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से पीपीपी मोड में चल रहे अस्पतालों पर सख्ती, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किए जा रहे संचालित चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलने पर अनुबंध होगा खत्म। मुख्य विकास अधिकारी को निरीक्षण करने के दिए निर्देश। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर चिकित्सा सुविधाएं नहीं करने पर अनुबंध खत्म होगा। मुख्य विकास अधिकारी को निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किए जा रहे हैं। यहां पर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से पीपीपी मोड में चल रहे अस्पतालों पर सख्ती देखने को मिल रही है। 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किए जा रहे संचालित चिकित्सा सुविधाएं नहीं करने पर अनुबंध होगा खत्म। मुख्य विकास अधिकारी को निरीक्षण के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। इसके साथ 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ये संचालित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर यहां पर पीपीपी मोड में चल रहे अस्पतालों पर सख्ती कसती नजर आ रही है। 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर यह संचालित किए जा रहे चिकित्सा सुविधाएं नहीं करने पर अनुबंध होगा खत्म। हरेला पर्व और मतदाता जागरूकता अभियान के तहत डोब श्रीकोट गांव में मल्ली गांव में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने बैंड के पौधों का रोपण कर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित ग्रामीणों, अधिकारी व कर्मचारियों को रोपे गए पौधों के संरक्षण की शपथ भी दिलाई। वहीं रोपे गए पौधों की सुरक्षा के लिए बायो फेंसिंग भी की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने कहा कि हरेला पर्व न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक विरासत है, बल्कि इसको संजोना भी हमारी जिम्मेदारी है। कि हमें सबसे बड़ा सहयोग तो हमें होम उत्थान से मिल रहा है, जिसकी वजह से सीडीओ सर भी शायद हमारे यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमने तो पहले कोई जानता भी नहीं था। पर हाँ, जब से हमें होम उत्थान का सपोर्ट मिला है, सीडीओ सर आ रहे हैं और कई अधिकारी आते हैं जो कि यहाँ पे देखते हैं, सर्वे करते हैं और हमें काफी सारी सहायता मिलती है इससे। मैं यही कहना चाहती हूँ हर उस महिला के लिए जो कि इस काम को करना चाहता है कि हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे मैंने किया, जैसे मैं बेडू की कटिंग लगाई, मैंने इतनी मेहनत से वो कटिंग ग्रो करके और तैयार करे हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि अगर मैं कुछ नहीं करती तो सर शायद मेरे को यहाँ पे मिलते भी नहीं। ये श्रीकोट में एक पौधारोपण किया था बेडू का, और वहाँ पे हम लोग लगभग 300 पौधों को लगा रहे हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि जो बेडू की हमारी प्रसंस्करण यूनिट जो हमने बॉडी में लगाई हुई है, जो एसएचजी की हमारी दीदीज हैं वो उसमें काम करते हैं, तो उसको सस्टेन करने के लिए ये बेडू का पौधारोपण हुआ। इससे क्या होगा कि एक तो महिलाएं जो हमारी एसएचजी के महिलाएं हैं उनकी आय में वृद्धि होगी, और साथ साथ जो हमारा बेडू प्रसंस्करण यूनिट जो पौड़ी में है
उसको सस्टेन करने में सहायता मिलेगी, जिससे कि हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकेंगे और उस प्रोडक्शन को मार्केट में हम लोग ला सकेंगे। उसके साथ में हमने अभी यहाँ पे जो ये अपना विद्या नर्सरी है, इसका भी अभी भ्रमण किया था और हमने विद्या नर्सरी को भी पिछले साल इसके पौधे तैयार करने के लिए अनुरोध किया था, तो उनके द्वारा भी इसके पौधे तैयार किए गए हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल चुकी है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष सामने रखा, जिसके तहत सरकार को काउंटर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। वहीं नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 3 दिन बढ़ाई गई है। साथ ही पूरी चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए भी आगे बढ़ाया गया है। अधिवक्ता महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है, अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे। अपना नोटिस भी किया है, जवाब भी दाखिल करना है तमाम। हाँ, जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट में सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है, व्यवधान नहीं है। आरक्षण को लेके क्या कहा है कोर्ट ने फिलहाल? आरक्षण को लेके जो है प्राइम फेसा कोर्ट सेटिस्फाइड है, बाकी जो है मेरिट पे जो भी होगा, जब काउंटर रिजॉइनर एक्सचेंज होंगे तो अगर कोई बात आएगी तो उसका जवाब दिया जाए। देहरादून में संगठनात्मक चुनाव को लेकर बीजेपी एक बार फिर सक्रिय हो गई है, जिसको लेकर केंद्रीय संगठन ने चुनाव अधिकारियों की घोषणा भी कर दी। उत्तराखंड में चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को सौंपी गई है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही आगे का कार्यक्रम प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास तय करेंगे। हालांकि 1 जुलाई तक प्रदेश का संगठनात्मक ढांचा तय कर लिया जाएगा। जुलाई से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा हो जाएगी। हाँ, अभी मुझे सूचना मिली है कि उत्तराखंड के संगठन चुनाव के लिए, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए हर्ष मल्होत्रा जी चुनाव अधिकारी हैं और 1 तारीख तक विधिवत रूप से उत्तराखंड भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी हैं अपने माननीय खजान दास जी, वो विधिवत रूप से चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेंगे, जिसकी जानकारी आप तक पहुंचेगी। बारिश रुक जाएगी ना। देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल चुकी है। बता दें कि सरकार को काउंटर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। वहीं नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 3 दिन बढ़ाई गई है। साथ ही पूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए भी आगे बढ़ाया गया है। अब निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लिए नवीन चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। वहीं बीजेपी ने कहा कि हम हाईकोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं, कहीं ना कहीं सत्य की जीत हुई है। शुरू से ही इस बात को कह रहे थे कि सरकार की जो आरक्षण घोषित सरकार द्वारा किया गया और बहुत जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जो सरकार की मंशा थी, उसके आधार पर विधिवत रूप से चुनाव घोषित किया गया था। लेकिन क्योंकि न्यायालय भी एक पक्ष होता है, कुछ लोग न्यायालय की शरण में गए और आज न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के हो या सरकार की आरक्षण पद्धति हो, उस पर अपनी सहमति प्रदान की है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। जब
कार्यकाल समाप्त हुआ था पंचायतों का, उस समय भी कांग्रेस ने मांग करी थी कि तत्काल चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। सरकार ने नहीं किया। जिन लोगों को भंग किया था उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद आपने अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने अध्यादेश भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने अध्यादेश वापस कर दिया। हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। आपने चुनाव का कार्यक्रम ऐसा घोषित किया कि उसको लोगों ने कोर्ट में चुनौती दे दी, वो स्टे हो गया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से तैयार थी। ये सारा जो कैओस हुआ है, सारी अफरा तफरी हुई है, ये सरकार की वजह से हुई। जसपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि मंडल की नवनिर्वाचित स्थानीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 30 जून को होगा, जिसको लेकर चुनाव समिति ने तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में प्रदेश कुमाऊं और जिला पदाधिकारी समेत 2-2 राज्य मंत्री के साथ हजारों व्यापारी शिरकत करेंगे। नवनिर्वाचित व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह अरोड़ा ने कहा कि कार्यक्रम की तैयारी जोरों से चल रही है और समारोह को भव्य बनाया जाएगा। उद्योग व्यापार मंडल जसपुर की इकाई के 3 लोग निर्विरोध पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं और 4 दर्जन से अधिक मनोनीत पदाधिकारी इसमें शपथ लेंगे। समारोह में माननीय अनिल गोयल जी, माननीय नवीन वर्मा जी, जसपुर विधायक आदेश चौहान जी, जसपुर के पूर्व विधायक चंद्रमोहन सिंघल जी, जसपुर के राज्य मंत्री मुकेश कुमार जी आदि यहाँ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उत्तराखंड में फिल्मिंग इकोसिस्टम के विकास की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिस पर और जानकारी देते हुए यूएफडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने बताया कि चर्चा का केंद्र बिंदु राज्य में फिल्म निर्माण में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारत सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को फिल्म निर्माण हब के रूप में स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। देखिए, एक तो सुझाव ये आया था कि एक वेबसाइट ऐसी बनाई जानी चाहिए जहां पर जो लाइन प्रोड्यूसर हैं, जो होटल रिजॉर्ट्स हैं, जो स्थापना सुविधाएं हैं, टैक्सी प्रोवाइडर्स हैं, सब सूचना एक ही जगह मिले। उसके लिए भारत सरकार एनएफडीसी की टीम आई थी। कल हम लोगों ने परसों वर्कशॉप किया था, वहां पर ये बात आई थी और शीघ्र ही हम लोग वेबसाइट के माध्यम से सारी सूचना एक ही जगह उपलब्ध कराएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इन्वेस्टर समिट चल रही थी और मुंबई में जो फिल्म निर्माण उद्योग से जुड़े हुए लोग थे वहां पर इंटरेक्शन हुआ था, तो नई फिल्म पॉलिसी का ड्राफ्ट भी उनके समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि पूरा उत्तराखंड अपने आप में फिल्म डेस्टिनेशन है, तो फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी उनके निर्देशन में तैयार किया हम लोगों ने। तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा है, उन सारी भाषाओं में जो फिल्में बनेंगी उसमें 2 करोड़ सब्सिडी थी, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 3 करोड़ किया। साथ ही साथ जो रीजनल फिल्म्स हैं, जो स्थानीय भाषा, बोली, संस्कृति के संरक्षण हेतु हम लोगों ने उसमें प्रावधान किए, उसमें भी 25 लाख की सब्सिडी दी जाती थी, जो बढ़ा करके 2 करोड़ तक किया गया। उसका परिणाम ये रहा कि स्थानीय बोली भाषा की फिल्मों में कई गुना की वृद्धि हुई है और अब तक गढ़वाली की जनसारी की बात करें तो 20 से ज्यादा इसमें फिल्में बन चुकी हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेला 2025 को लेकर कंट्रोल भवन में इंटर स्टेट बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, हरियाणा, पंजाब 5 राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि कांवड़ मेले को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए आसपास के राज्यों के अधिकारियों के बीच आवश्यक चर्चा की गई है। उन्होंने कांवड़ियों से हॉकी, बेसबॉल, बैट जैसी वस्तुएं न लाने की अपील की। साथ ही डीजे और कांवड़ की साइज ज्यादा को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। उत्तराखंड के डीजीपी दीपन सेठ ने कहा कि पहलगाम में हुए हमले के बाद कांवड़ मेले की सुरक्षा के लिए सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। आज अन्य राज्यों के साथ रूट डायवर्जन और कांवड़ियों के पंजीकरण को लेकर माइक्रो स्तर पर चर्चा की गई है। देखिए, कांवड़ यात्रा पूरे उत्तर भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आस्था से संबंधित यात्रा होती है और जिसमें सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं अपितु उत्तराखंड के जितने हमारे पड़ोसी राज्य हैं सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए
हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं उनके वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज यह समन्वय बैठक की गई, जिससे कि जो हमारी कांवड़ यात्रा है 2025 की, वो किस प्रकार हम उसको सकुशल संपन्न करा सकें और जो भी कांवड़ यात्री आते हैं वो सकुशल अपने गंतव्य को, यहाँ से हर की पैड़ी से जल भर के अपने गंतव्य को जा पाए। डेफिनेटली देखिए, वो चैलेंज तो रहता ही है क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, तो उसी चैलेंज को कैसे हम सकुशल से निपटें, उसी के लिए आज ये विस्तृत विचार विमर्श किया गया। देखिए, जैसा कि मुख्य सचिव महोदय ने आपको बताया, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई है, क्योंकि जैसा आप समझते हैं ये एक धर्म और आस्था का प्रतीक तो है ही ये मेला, परंतु एक यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था की दृष्टिगत ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी होता है और इसके लिए हमें सीमावर्ती राज्यों से जो समन्वय स्थापित करना होता है, चाहे वो यातायात प्रबंधन का हो, भीड़ प्रबंधन का हो, और जो वर्तमान में सुरक्षा परिदृश्य है उसमें ये पूरी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना, ये सभी पहलू आज हम लोग ने इन पर विस्तृत विचार विमर्श किया। जो अंतर राज्यीय जो कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, उन सभी बिंदुओं पे बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।